हम क्या पढ़ेंगे? बताओ क्या पढ़ेंगे आज? अरे पीएन संधि डायोड के उपयोग क्या पढ़ना है? तो देखो बच्चों, पीएन संधि डायोड का उपयोग काहे में किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? कैसे करते हैं मोबाइल चार्ज? चार्जर लगाते हैं। ये बताओ, क्या मोबाइल अपने घर की लाइट से चार्ज हो सकता है? हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने घर की लाइट से मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो सकता है? अपने घर की लाइट से मोबाइल क्यों नहीं चार्ज हो सकता है? क्योंकि घर पे जो लाइट आ रही है वो कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है? धारा का रासायनिक प्रभाव। कौन सा? कौन सा प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है? तो उसमें रासायनिक प्रभाव नहीं होगा तो चार्ज कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो चार्ज करने के लिए हमको एक चार्जर की आवश्यकता होती है। उस चार्जर के अंदर जो लगा हुआ रहता है उसमें एक युक्ति लगा रखी है। क्या युक्ति है? तो देखिए, आप ऐसा यहाँ से समझेंगे कि भाई यहाँ अपने पास प्रत्यावर्ती धारा आ रही। कौन सी धारा आ रही? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी आती है ना। और इसको काय में बदलना पड़ेगा अपन को? दिष्ट धारा में। किसमें बदलना पड़ेगा? दिष्ट धारा ही केवल रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित क्यों नहीं करती है? प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को क्यों प्रदर्शित नहीं करती है? क्या प्रश्न है? आंसर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है? 0 होता है। इस कारण से प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, सबको पढ़ना चाहिए और याद भी करना चाहिए। इसके बाद अब ये कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। और ये कौन सी है? दिष्ट धारा। यहाँ अपन ने कोई डिवाइस लगा दी। क्या लगा दी है? युक्ति जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्ति या डिवाइस। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती हो उसे क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। क्या कहते हैं उसे? समझ में आया? दिष्टकारी किसे कहते हैं? जो प्रत्यावर्ती धारा को, उसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। और बदलने की क्रिया को दिष्टीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे ये बदल गया तो इस पूरे में जो प्रोसेस हुई उसको अपन कहते हैं दिष्टीकरण की क्रिया। क्या कहते हैं उसे? तो पहला प्रश्न लिखेंगे, दिष्टकारी किसे कहते हैं और दिष्टीकरण की क्रिया को समझाइए। दिष्टकारी इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टिफायर। इंग्लिश भी याद करना, नाम से पूछ लेते कभी। क्या बोला है? रेक्टिफायर। दिष्टकारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तथा दिष्टीकरण की क्रिया को समझाइए। दिष्टीकरण की क्रिया को समझाओ। की क्रिया को समझाओ। तो क्या है दिष्टकारी? दिष्टकारी क्या है? वह युक्ति, या नीचे लिखेंगे, वह युक्ति जो किसको बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को कौन सी धारा में? दिष्ट धारा में बदलती हो। दिष्ट धारा में बदलती है, बदल देती है ना। दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तथा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, तथा प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को कौन सी धारा में? दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, बदलने
की क्रिया को क्या कहते हैं? दिष्टीकरण की क्रिया कहते हैं। दिष्टीकरण की क्रिया कहते हैं। अब बच्चों एक और सुनो, इस दिष्टीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, व्हाट इज रेक्टिफायर किसे कहते हैं और रेक्टिफिकेशन की, घुमाने के लिए। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, दिष्टकारी। और रेक्टिफिकेशन, बदलने की क्रिया को रेक्टिफिकेशन की क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब है ना, जरूर एग्जाम में आएगा। प्रश्न लिखें, क्या प्रश्न है? पीएन संधि डायोड का, किसका? पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। नंबर 1, नामांकित चित्र। नंबर 1 क्या लिखा अपन ने? परिपथ का नामांकित चित्र। है ना? नंबर 1 क्या लिखा अपन ने? नामांकित चित्र। 2, संरचना। 3, नंबर 3, कार्यविधि। 4, इनपुट आउटपुट ग्राफ, या हिंदी में बोलेंगे उनको निवेशी निर्गत ग्राफ। ठीक है ना? निर्गत ग्राफ। इनपुट को हिंदी में बोलते हैं निवेशी, आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। ठीक है ना? ग्राफ। अब देखो बच्चों, क्या बनाना अपन को? चित्र बनाना है। तो मैं चित्र यहाँ बनाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मेरे साथ साथ डायग्राम बनाए आप लोग। बहुत सरल प्रश्न है, कोई भी पढ़ना चाहेगा तो एक ही बार में बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा ये। ठीक है ना? है? ये काय का चिन्ह है? पीएन संधि डायोड। यहाँ कौन है? और यहाँ एन। ठीक है ना? अब यहाँ देखो बच्चों, ये काय का चिन्ह है? प्रत्यावर्ती धारा। किसका है?
प्रत्यावर्तित वोल्टेज या धारा अपन जो भी कहते हैं ये ए से चलती है। यहाँ जो है ये आउटपुट है, ए से बनेगा ऐसे, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे अपन इसमें, क्या लिखा अपन ने, संरचना और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्शन। है ना, क्या लिखा, संरचना या कंस्ट्रक्शन। इधर देखना, देखो कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर है। इधर देखो आप, क्या है ये, ट्रांसफार्मर। किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो तो मालूम, पर कहते किसे। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है ना, जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को क्या कर देता है। कहाँ देखा आपने ट्रांसफार्मर, अपने घर पे देखा है, मोबाइल चार्जर में देखा है। मोबाइल चार्जर में कहाँ लगाते हैं उसको, 220 वोल्टेज अपने घर पे आता है, 220 वोल्टेज को काई में बदल देता है, 6 वोल्ट में बदलता है। कौन सा है वो, अपचाई। कौन सा है वो, अपचाई। अपने घर पे जो लाइट आती है वो भी ट्रांसफार्मर से, डिप्पी जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में, वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वहाँ कितना आता है, 1100 वाट आता है, वो कितने में बदलता है, 220 में, है ना, वो भी अपचाई ट्रांसफार्मर है ना। तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया ना। ट्रांसफार्मर वो युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, अपचाई और उपचाई, उच्चाई। अब इधर देखिए, टी, सबसे पहले नोटेशन से अगर अपन देखेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। टी एक ट्रांसफार्मर, टी क्या है, एक जिसकी प्राथमिक कुंडली, दो कुंडलियाँ होती है, एक तो प्राथमिक जो ऊपर होती है वो प्राथमिक होती है और नीचे होती है वो द्वितीय। प्राथमिक कुंडली की सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर किस रूप में लगाया अपन ने, इनपुट के रूप में। किस रूप में लगाया है ना, निवेशी सिग्नल के रूप में दिया जाता है। तथा द्वितीय कुंडली L2 के ए सिरे से डायोड D तथा बी सिरे और डायोड के मध्य एक लोड प्रतिरोध, क्या जोड़ दे, लोड प्रतिरोध का मतलब समझेंगे, जैसे विद्युत धारा आ रही है अपने घर पे, ट्यूबलाइट जल रही है, तो यहाँ दो तार आ रहे हैं, वहाँ पर अपन ने लोड प्रतिरोध लगा रखा है, जहाँ से हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। समझ में आ रहा ना। बल्ब क्या है, एक तरह से लोड प्रतिरोध का काम करता है। किसका काम करता है, तो यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा दिया है, जहाँ से हम क्या मिलता है, हमको आउटपुट प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, बढ़िया समझ में आ रहा ना। तो जैसा बोला ऐसा कैसे अपनी कॉपी में भी लिखना है कि चित्र में क्या है बच्चों, टी एक ट्रांसफार्मर है, टी एक क्या है, ट्रांसफार्मर है ना, इसे जिसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर क्या लगाते हैं अपन, है प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर किस रूप में लगाया जाता है, इनपुट के रूप में लगाया जाता है, में लगाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। टी एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य L1 की सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर इनपुट या निवेशी के रूप में लगाया जाता है। इनपुट को अपन निवेशी बोलते हैं। तथा
अब अपन इधर वाला लिख लिया, इधर वाला, ये इधर वाला समझ में भी आ गया अपन को। L1 के बारे में क्या लिखना था, अब किसके बारे में लिखना, L2 के बारे में। तथा L2 के ए सिरे को, ए सिरे से क्या जोड़ते हैं अपन, डायोड, और कौन सा बच्चों, डी, है ना। ए सिरे से क्या जोड़ा अपन ने, देखा आपने, दिख रहा। तथा बी सिरे व डायोड डी के मध्य क्या जोड़ा जाता है, लोड प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है ना। जहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। नहीं समझ में आया, बताओ, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि रटना पड़ेगा, है ना। जो चित्र में बनाया सेम वैसे अपन को भी लिखना है। तो संरचना, सबको संरचना, है ना, मैंने सबको समझ में आ रहा है ना, संरचना कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया। अब चित्र में T1 ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर इनपुट के रूप में लगाया जाता है, तथा L2 के ए सिरे से डायोड D और बी सिरे और डायोड के मध्य में अपन क्या जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध RL, जहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। सबको समझ में आ गया। आगे देखें, अब इसकी क्या लिखनी है अपन को, वर्किंग मेथड। इसको मिटा दें अब तो। देखो वर्किंग मेथड कैसे लिखेंगे, जब वर्किंग मेथड लिखें तो इसमें एक चीज याद होना चाहिए सबको। क्या याद होना चाहिए, कार्यविधि। है ना। देखो कैसे, एक चीज क्या याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को समझाया था कि अग्रविनति पढ़ाया। किसे कहते हैं अग्रविनति, जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ जाए। पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के किस सिरे से जुड़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, अग्रविनति। तो हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे बहती है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही बहती है ना। यहाँ इसका 0 डिग्री एंगल है, यहाँ कितना है पाई, यहाँ कितना है 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई और यहाँ 5 पाई। मतलब अपन यहाँ ऐसा लगा रहे, अरे इनपुट ऐसे लगा रहे, धारा ऐसी बहेगी इसमें। अब ये इनपुट है, मतलब अच्छा, इसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, धन, और ये माइनस रहता ना, ये और ये माइनस। तो अब आउटपुट को देखें हम, जैसे ये वाला भाग जब कहाँ जाएगा, इस ए सिरे तक पहुँचेगा, तो ये वाला धन है। और मैंने पढ़ा था डायोड को धन, पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दे, तो इसे क्या कहते हैं अपन, अग्रविनति। तो अग्रविनति में ही डायोड में धारा बहती, पश्चिम में तो नहीं बहती है ना। तो ये धारा अपन को प्राप्त हो जाएगी। फिर जब ये वाला भाग जाएगा तो धारा प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि डायोड किस में चला गया, पश्चविनति में, और पीएन संधि डायोड में पश्चविनति में धारा फिर वापस इसमें क्या होगा, वापस आने लग जाएगी धारा। फिर वापस यहाँ पर क्या होगा, फिर वापस यहाँ पर क्या होगा, ठीक है।
अगर अपन देखें तो ये क्या बन गया अपना आउटपुट बन गया, 0 है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई 4। अब इसको अपन को उसमें लिखना थ्योरी में, कैसे लिखेंगे, जब है ना, सॉरी पहले ऐसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में ठीक है ना, क्या लिखा, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र। इधर देखो ये प्रथम अर्ध चक्र है, आधा पूरा तो यहाँ तक जाओगे तो पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्र है, तो प्रथम अर्ध चक्र मतलब ये वाला, यही है ना, में डायोड, क्या लिखा आपने, डायोड डी, है ना, किस में होता है, अग्र अभिनति में होता है, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति में होता है। अतः लोड प्रतिरोध, क्या लिखा आपने, लोड प्रतिरोध RL पर क्या प्राप्त हो जाता है, आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है ना, लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट प्राप्त होता है। लिखा सबने, क्या नहीं लिखा, अरे लोड प्रतिरोध RL पर, समझ में आ गया सबको, क्या नहीं आ रहा है। फिर शेष यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आधे अर्ध चक्र में, आधे अर्ध चक्र में डायोड डी किस में होता है, पश्च अभिनति में होता है, पश्च अभिनति में होता है। अतः लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, लोड प्रतिरोध RL पर क्या प्राप्त नहीं होता है, आउटपुट प्राप्त, ठीक है ना। अब फिर से पैराग्राफ चेंज करें, इस दिष्टकारी की सहायता से, इस दिष्टकारी की सहायता से प्रत्यावर्ती विभवांतर का कौन सा भाग बच्चों, आधा भाग ही प्राप्त होता है। इस कारण से कौन सा दिष्टकारी कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। समझ में आया पूरा। अब ये जो आपके सामने बना ये कौन सा है, ये इनपुट आउटपुट ग्राफ ये हो गया, है ना।
हो गया? क्यों नहीं हुआ? रोहित समझ में आ रहा है? कितने दिन बाद स्कूल में आया? अच्छा, वेरी गुड। आज 27-29 को आ गया। बन गया? बन गया। अब ऐसे ही लिखो अगला, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अगला करें, ये है ना इनपुट आउटपुट ग्राफ, बस यही तो है। इनपुट आउटपुट ग्राफ में यही लिखना। अब अगला कौन सा है? अर्ध की जगह क्या कर दें? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। जल्दी से करें आप। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और यह हाफ की जगह क्या लिख देंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें चेंज करना अपन को, तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। वही सारे बिंदुओं को वही है। कौन कौन से सारे बिंदु? कार्यविधि और नामांकित चित्र, ये D1 हो जाएगा, और ये इधर P है और इधर, और यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ से अब एक ऐसे तार जोड़ देते हैं, ये ऐसे, ये आ रहे हैं, और यहाँ हम जो है आउटपुट प्राप्त करेंगे। ये L2 है, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का चित्र बनाया, नीचे लिख देंगे पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। अब फिर क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। या संरचना। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? संरचना। क्या कुछ बोल रहे हो? हाँ, बना, संरचना बन गई, चित्र बन गया। अरे बन गया चित्र। इनको बहुत अच्छे से याद करना, दोनों में से एक जरूर एग्जाम में आता है। फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो निश्चित रूप से आएगा। इसमें देखो जुड़ेगा कैसे, दृष्टिकारी किसे कहते हैं, और फिर आगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का रूप में प्रयोग का वर्णन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? संरचना लिखें। क्या है संरचना? फिर वापस वही चित्र में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है ना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ प्रदर्शित किया गया है, परिपथ दर्शाया गया है ना, दर्शाया गया है। इसमें क्या है? टी एक ट्रांसफार्मर है, टी एक इसकी कौन सी कुंडली बच्चों? प्राथमिक कुंडली L1 है ना, पहले ऐसे ही लिखेंगे।
के सिरों पर क्या लगाया जाता है? प्रत्यावर्ती विभवांतर। किस रूप में लगाया जाए? इनपुट के रूप में लगाया जाता है, के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना? है? फिर आगे क्या करेंगे? द्वितीय कुंडली के ए सिरे से, किससे? द्वितीय कुंडली के ए सिरे से क्या जोड़ते हैं? डायोड D1 तथा बी सिरे से डायोड D2 जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं? L2 के मध्य सिरे एवं दोनों डायोड के बीच लोड प्रतिरोध RL जोड़ा जाता है। चलो, हो गया है? सब क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा? सरलता समझ में आ गई? अब क्या लिखना अपन को? कार्यविधि। तो यहाँ लिखेंगे कार्यविधि। देखो बच्चों, कार्यविधि बनाने के लिए आपको पहले जो मैंने बताया था ना अभी, वो इनपुट आउटपुट ग्राफ को समझ लो, ताकि जल्दी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ अपन इनपुट ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे लगा रहे हैं ना, ये हमारा इनपुट है और ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई। अब आउटपुट की बात करें, है ना, तो ये वाला भाग प्लस है। जब ये D1 पर पहुंचेगा तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, ये वाला भाग। तो ये तो प्राप्त हो गया अपन को D1 के कारण। ठीक है ना? यहाँ बहुत समझने वाली बात है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये वाला जब नीचे जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा? जैसे ये भाग था तो A पर था, अब ये भाग A पर पहुंचेगा तो A तो ऋण हो गया, पर B धन पर है। कैसे? क्योंकि ये -1 है, ये कितना है? 0 है ना, तो -1 से 0 बड़ा है कि नहीं? तो ये वाला भाग जब इस पर रहेगा, उस कंडीशन में D2 किस पर चला जाएगा? अग्र अभिनति में, क्योंकि ये माइनस है, ये ऋण चिन्ह है, ये किससे छोटा है? 0 से छोटा है। तो जब ये रहेगा तो यहाँ क्या कह देंगे कि अब D1 अग्र पश्च अभिनति में होगा, परंतु D2
अग्रभिनति में होगा। तो ये वाला भाग अपन को किससे मिल गया? D2 से मिला। तो ये किससे मिला था? ये किससे मिला? फिर ये किससे मिला? फिर ये D1 से मिल गया। फिर ये किससे मिला? D2 से मिलेगा। समझ में ना? ऐसे क्रम चलता जाएगा। और देखो अपन को पूरी DC मिल गई अपन को। पूरा करंट कैसा हो गया? अरे उसमें तो आधा आधा ही मिल रहा था, इसमें पूरा मिला कि नहीं? पूरा मिल गया ना। तो अब हम इसकी वर्किंग मेथड लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे कि जब लिखो आंसर लिखेंगे, इसका कार्यविधि लिखो। जब AC वोल्टेज को AC वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में, अर्धचक्र में कौन बच्चों? डायोड कौन सा? D1 है ना? डायोड अग्र अभिनति में होता है, अग्र अभिनति में होता है, इस कारण लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध कौन सा है? पर क्या मिलता है हमको? आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है ना? AC वोल्टेज के प्रथम अर्थ में डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है, इस कारण लोड प्रतिरोध RL पर हमको क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। फिर क्या लिखेंगे? शेष आधे अर्धचक्र, शेष आधे अर्धचक्र में डायोड D2, डायोड किस में हो जाता है? अग्र अभिनति में हो जाता है। डायोड D2 अब अग्र, पहले डायोड D1 हुआ था, शेष आधे में कौन अग्र अभिनति में हो जाता है? D2। तो D2 अग्र अभिनति में हो जाता है, अग्र अभिनति में होता है, इस कारण लोड प्रतिरोध RL पर, लोड प्रतिरोध RL पर पुनः आउटपुट प्राप्त होता है, पुनः आउटपुट प्राप्त हो जाता है, पुनः आउटपुट प्राप्त हो जाता है। ठीक है? अब फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें। इस दिष्ट कार्य की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के दोनों भाग प्राप्त होते हैं। इस दिष्ट कार्य की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के दोनों भाग प्राप्त होते हैं, इस कारण इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। देखो बच्चों, आज जो भी बच्चे आए हैं उनके लिए दोनों प्रश्न रामबाण है। 101% 4 नंबर का ही बड़ा क्वेश्चन आएगा। आप आज ही लिख के ले लो, इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आ रहा है 4 नंबर। अभी से कह रहा हूँ मैं, आप अभी से याद कर लो इनको। 100% इन दोनों में से एक प्रश्न आएगा। उसने कहा था ना, कौशल के आधार पर, बौद्धिक कौशल के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, तो यही प्रश्न ऐसे होंगे, एप्लीकेशन वाले प्रश्न पूछेंगे। समझ में आया ना? तो एप्लीकेशन क्या है? यही तो एप्लीकेशन है। पीएन संधि डायोड का उपयोग किया हमने, किस रूप में किया? दिष्टकारी के रूप में किया कि नहीं किया? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए ये प्रश्न, और प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए। मैं तो यही कहूँ आपको। आज भी हाल सूचना आई थी आपके सामने, जितने भी लड़के हैं सबको रोज़ स्कूल आना चाहिए। जहाँ तक हो सके, यदि आपको आपकी समस्या है, नहीं आ सके, उस दिन जो मैंने पढ़ाया है, समझ में आ रहा ना,
जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिदिन इस क्लास का वीडियो आपकी क्लास उसमें आएगा ग्रुप में, तो आप उस वीडियो को देख के भी पढ़ लें, नहीं समझ में आए दूसरे दिन आके पूछ लें, तीसरे दिन आके पूछ लें, पर क्लास रोज़ ज्वाइन करें। पूरा जितना पढ़ाया उसको रोज़ देखें 100%। अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए आपको मालूम है क्या करेंगे, जैसे फिजिक्स के 3 भाग बना दिए, 3 भाग हो गए ना, तो पहले थर्ड पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 4-5 सेट बना के डालूंगा। कितने? उन 4-5 सेट को याद करेंगे, ठीक है ना, फिर सेकंड के करेंगे, फिर फर्स्ट के करेंगे। फिजिक्स में 100% रिजल्ट आ जाएगा, ये मुझे पूरी विश्वास है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से काम, अभी आप लोग जैसे छुट्टियां, अभी तो आप 2-3 दिन छुट्टियां मना ली आप लोगों ने, हमने एक भी दिन नहीं मनाए, हम तो रोज़ उसमें भी काम कर रहे थे। उस समय में मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए, अभी देखिए मेरे बैग में पड़े हुए सारे, उन प्रश्नों को आज मैं टाइप करूँगा और कल से उनका ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो स्कूल रोज़ आए आप लोग, ठीक है ना। थैंक यू।